अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? कुछ पढ़ पढ़े हैं घर जाके हैं, बस टाइम पास हो रहा। कल कुछ जाके पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था? पबजी पढ़े? हाँ। कल क्या पढ़ा घर जाके पूरे दिन में? कितना पढ़ा? सिर्फ बीलो की बात नहीं कर रहा, R1 टैक्स CM में अगर आप लोगों ने साथ उठाया हुआ तो कल क्या क्या पढ़ा घर जाके रात को? अच्छा ठीक है। और किसी ने घर जाके R1 का होमवर्क किया था? एक आवाज आई, कहाँ से आई है? कितने सवाल किए थे? 2 सवाल। 5 पेपर के थे? 5 पेपर के सवाल थे या एग्जाम्पल्स थे? और कितनी लंबी थी? आधे घंटे में 2 सवाल हो गए थे। और क्या किया घर बैठ कर? टेक्स्ट में क्या पढ़ा? चैप्टर इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स? इनकम टैक्स। आधा घंटा सब कुछ मिला के, बीच में बीलॉ भी, बीच में टैक्स भी, बीच में FAR1 भी। आधा घंटा जिंदगी का तुमने दे दिया पढ़ाई को। अच्छा बिजी था जी अंजला भाई? घंटा ही पढ़ा था मैंने बस। ये टाइम वाले घंटे की बात हो रही है ना? ठीक है, खवातीन से पूछ लेते हैं। जी मिस। टाइम बताएं मुझे, कितना टाइम पड़ा? नहीं फिर भी कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, कितना टाइम पड़ा होगा किताब को सामने रखे, मोबाइल साइड पर रखे? 2-2.5 घंटे? मोबाइल साइड पे नहीं था, यानी कि इफेक्टिवली इन्होंने शायद कोई 15 मिनट पढ़ा होगा। अच्छा आपके पास भी मोबाइल साथ था? 15 मिनट में मोबाइल था? कोई 5-7 मिनट की कहानी है यहाँ पे। जी मिस। मोबाइल रख के, यानी कि इफेक्टिवली हो गया कोई 4.5 मिनट। मोबाइल रख के? अच्छा मोबाइल, अच्छा ठीक है ठीक है, मोबाइल रख के आपने 1 आवर पूरा पढ़ लिया। और उस 1 आवर में क्या क्या पढ़ा आपने? ठीक है। अच्छा उसको भी आपने 1 आवर में काउंट कर लिया? मैं परेशान था, 1 आवर हो नहीं सकता, तो इस 1 आवर के तो उन्होंने क्लास लेक्चर को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। वो वीडियो थी 16-17 मिनट की। जी मिस जमुना बहन। लेक्चर R1 के लिए कितने लिए? यानी कि पीछे से आपका बैकलॉग खड़ा होना शुरू हो गया है अभी से? पीछे से लेक्चर पेंडिंग पर जाने शुरू हो गए हैं अभी से? अभी से? अभी हम लोग फर्स्ट वीक को गुजार के 7वां-8वां दिन है मेरा ख्याल से, और अभी से आपका पिछला पेंडिंग पे आना शुरू हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है। और कोई ऐसा है जिसका अभी से पेंडिंग आना शुरू हो गया हो? अब तो कोई भी नहीं बताएगा। आपका भी ये होता है फिजिकल ना आने का नुकसान। और कोई? अच्छा कल के लेक्चर से कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? पढ़ा ही नहीं तो क्या सवाल, क्या मसला, क्या परेशानी? सर एवं आप हमें ओवर रेटेड कर देते हैं। हमने तो घर जाके बस आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। हाँ अब सवाल निकालोगे, जान के निकालोगे, ये साबित करने के लिए कि मैंने पढ़ा है। ठीक है ले लेते हैं कुछ जनरल सवाल जिसने वाकई में पढ़ा हो। गार्डियन तो है ना? गार्डियन है मगर अपॉइंटेड नहीं है, बट देयर एग्जिस्ट अ गार्डियन, तो डेफिनेटली उसकी कस्टडी
लेने के लिए कोई तो जाएगा कोर्ट। जब उसके पेरेंट्स की डेथ होगी तो वो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, तो कोई ना कोई लाजमी कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करके कहेगा कि भाई अब इस बच्चे को और इसकी प्रॉपर्टी को हम संभाल रहे हैं। तो स्टिल अगर सवाल में नहीं भी लिखा हुआ तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो वो 21 साल होगी। जी जी सजा, हाँ। मुलजिम को बिहाइंड द बार पे क्यों रखेंगे? कहना कुछ और चाह रहे हो। उस केस के अंदर भी ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था दोनों शर्तें पूरी करनी है, मुजरिम भी हो और सलाखों के पीछे भी हो। हाँ तो नहीं होगा, फिर आप कर सकते हैं, फिर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी मैं आता हूँ इसके ऊपर मैं आता हूँ। क्वेश्चंस किए, एक बड़ा हल्का सा यस सर है, वो कहाँ से आया? 5 से लेके मैंने कहाँ तक दिए थे? 26 तक, 24 तक। तो कोई प्रॉब्लम उनमें है? 14 और शुरू में 5, 6 और 19 और साबित कर रहे कि हम लोग पढ़ के आए थे। और 9 और साबित करें मेरे कि आप वाकई में पढ़ के आए हैं। और लेकिन लिखवाने पे क्या है, लिखवाते जाए। और 5 कितने? 5, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 23। इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है? श्योर? पक्की बात है? तो कुछ रह गया? लाए मुझे फिर एक कागज दें आज, इसमें शायद इस वक्त नहीं होंगे, हैं रहने दें, अवेलेबल है। पहला क्या है? 5। नजर आ रहा? अदील बीट्स बाबर, अदील भाई ने बाबर भाई को मारा है, ज़दकोप किया है, एंड कंपेल हिम टू सेल हिज बाइक फॉर ₹20,000। बाबर की कॉन्सेंट इज नॉट फ्री एज इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्वेश्चन। ये इस पे कौन परेशान हुआ था? सही परेशान हुआ है। इसका आगे लिख लो चैप्टर 4। ये सही लड़का परेशान हुआ। ये चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है, इसको उड़ा देते हैं यहां से। 6 और 9 देखते हैं। 6, एक माइनर है, उसने लैला से 1 लाख रुपया बोरो किया और 1 लाख रुपया बोरो किया, उसके बदले अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा दिया। मॉर्गेज कहते हैं गिरवी रखवा दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अरसलान प्रॉमिसेस टू पे 10,000 टू हबीब अगर आज बारिश हुई, और हबीब ने कहा कि अगर ना हुई तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। हमने कहा था सर्टन हो और डेफिनेट हो। अगर बारिश होगी, ये शर्त है, अगर बारिश होगी तो ये होगा, अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, हार गया तो इतने पैसे मिलेंगे। तो शर्तों वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वैलिड नहीं होते। इसी लाइन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर जाके, देख लें।
चैप्टर 5 इस क्वेश्चन नंबर 9 को मजीद इलेबोरेट करेगा। 14, 16, 19। 14 पे आप इस वर्ड पे परेशान हुए होंगे, प्रोनोट पे, ऐसा ही है। 14 लिखवाया किसने? इसी वर्ड पे परेशान हुए थे ना। मारिया, अ माइनर बोरोड सम मनी, और उसने उसके बदले लिखा है एक प्रोनोट। प्रोनोट कहते हैं प्रोमिजरी नोट को, लिख लें। प्रोनोट इज प्रोमिजरी नोट। प्रोनोट इज प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने आपसे उधार लिया और मैंने ये लिख के आपको एक कागज पे दे दिया कि मैं तुम्हारा उधार इस टाइम पे करूंगा। एक कागज के ऊपर मैंने आपको लिख दिया और अपने साइन कर दिए कि मैं तुम्हारा उधार इस दिन अदा कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रो नोट या प्रोमिसरी नोट। अच्छा, कौन लोन ले रहा है? मारिया। और मारिया कौन है? माइनर। जब ये मेजर हो जाएगी तो मारिया ने एक दूसरा प्रोमिसरी नोट लिखा जिसमें ये कहा कि जो पहले वाला प्रोमिसरी नोट है मैं अब उसको सेटल करती हूं। आफ्टर मेजॉरिटी आप अपना पिछला किया हुआ कोई भी काम रेटिफाई नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट था। 16, हुसैन जिसकी एज 16 साल है, बुरहान जिसकी एज 26 साल है, दोनों ने जॉइंट एक एग्रीमेंट किया है कि वो सर्टेन अमाउंट पे करेंगे और एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। आप मुझे ये ना बताइएगा कि आपको बॉन्ड का मीनिंग नहीं पता। बॉन्ड किसे कहते हैं? वरना मैं चैप्टर 4 खोल लूंगा I2P का। बॉन्ड किसे कहते हैं? हाँ जी, बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड सोचें सोचें, बहुत टाइम है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो आपके 20 प्रोग्राम के एंटर हुए हैं। बॉन्ड किसे कहते हैं? बड़ा वर्ड निकाला है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। कुछ कुछ करिएगा। एक सर्टिफिकेट होता है जिनसे हमने क्या पैसे लिए हैं, सबूत होता है, और इसमें कोई मजीद क्लैरिटी लेकर आना चाहता है या चाहती है? जी हंजरा भाई, यही है। मैं इसे पे 100% वेट करता हूँ, यही है। कोई अपने अल्फाज भी तो होते हैं इंसान के। जी भाई, लास्ट रो। एक लफ्ज मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, वो अभी तक किसी ने मुझे नहीं सुनाया। नहीं नहीं, चलो मैं हिंट दे देता हूँ। बॉन्ड में और शेयर्स में क्या फर्क था? मेन फर्क बताओ। शेयर्स नहीं, मैं मेन फर्क, एक सिंगल वर्ड पे उसका फर्क बताओ मुझे। बॉन्ड और शेयर्स में एक डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। चलो डिटेल में चले जाते हैं। एक कंपनी है, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैंने कंपनी को 1 लाख रुपया दिया और 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख के बदले जितने भी शेयर्स आते हैं, कितने आएंगे? 10,000। वो शेयर्स बाय कर लिया। ये इक्विटी है या बॉन्ड है? हाँ, ये इक्विटी है। क्या मैं इसको अपना एसेट मान सकता हूँ? ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, ठीक। एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, उस दूसरी कंपनी को भी लाख रुपया चाहिए, और दूसरी कंपनी कहती है कि आप हमें पैसे दें, इसके बदले हम आपको
एक बॉन्ड इशू करके देंगे, तो क्या ये मेरा एसेट काउंट होगा या मेरी लाइबिलिटी काउंट होगी? आपने बॉन्ड इशू किया? कंपनी ने इशू किया, आपको दिया? हमें दिया। मेरे लिए वो भी एसेट ही है, मेरा क्या है रिसीवेबल, कंपनी के लिए क्या होगा पेएबल। मगर शेयर्स के केस में कंपनी के लिए कुछ पेएबल नहीं है सिवाय डिविडेंड के, क्योंकि कंपनी शेयर्स आपको इशू कर चुकी है। तो बॉन्ड इज बेसिकली जब आप उधार पे पैसे उठाते हैं, बॉन्ड इज उधार पे पैसे उठाना। मगर शेयर्स क्या होते हैं, उसमें उधार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब एक बच्चा है 16 साल का और एक बड़ा है 26 साल का, दोनों ने जॉइंटली एग्रीमेंट किया है कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे और बॉन्ड उठाएंगे। क्या हुसैन और बुरहान दोनों के ऊपर लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? नहीं। किस पे करेगी? बुरहान पे करेगी। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा माइनर है और माइनर को हम लोग इन्फोर्स नहीं करते। हाउ कैन अ पेशेंट हु इज इन अ lunatic asylum and is at intervals of sound mind able to contract? एक बंदा जो कि ल्यूनेटिक है, वो पागल खाने में है, कभी कभी वो साउंड माइंड होता है, तो बताइए वो कब कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जब वो साउंड होगा। और इस साबित कौन करेगा? फैमिली मेंबर्स या डॉक्टर्स। उसके बाद सवाल कौन सा है वहां पे? 21। इमरान, ओए होए नाम ही ऐसे हैं। इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्र, अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एट वॉर विद पाकिस्तान। एक्सप्रेसली नहीं बताया मगर इम्प्लाइडली आपको इशारा दे दिया। बताइए इमरान नरेंद्र से एग्रीमेंट कर रहा है उस वक़्त जब दोनों के दरमियान हालत जंग छिड़ चुकी है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और कब वैलिड होता? जब जंग से पहले उन्होंने शुरू कर दिया होता, सब्सिक्वेंट जंग आ जाती तो वो वहीं पे उसको फ्रीज कर देते या ख़त्म कर देते। अगला सवाल कौन सा है वहाँ पे? ये पूरे हो गए? उसके बाद भी कोई है? ठीक। 23। वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट enters into an agreement with Sajid to sell his land during imprisonment। इसका मतलब है कि वो जेल की सलाखों के पीछे है एंड बाय डिफॉल्ट इट मींस कि वो कन्विक्ट भी होगा। तो क्या वो कोई एग्रीमेंट कर सकता है? वो कोई एग्रीमेंट इस तरह का नहीं कर सकता। स्टिल अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए जी। 5, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 23 के अलावा अगर कोई सवाल है तो बता दें। बताइए। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल, कोई और मसला, कोई और परेशानी? यहां तक क्लियर है सबको? चलें आगे। पक्की बात। कभी दुकान से चीनी लिए? लिए? लास्ट टाइम कब लिए थे चीनी? कितना अरसा हो गया? खवातीन में से पूछते हैं, लास्ट टाइम चीनी कब बाय करने के लिए गए थे आप लोग? रमजान के स्टार्ट में गए थे। क्या रेट था चीनी का? पूछा ही नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी। पैसे आ रहे हैं, वो जाड़ी जाओ जाड़ी जाओ जाड़ी जाओ। मीठी होती है वो तो मैं बता। 180। अच्छा वो मीठी और 180। अच्छा चले हम लोग उसको 200 रुपया अज्यूम कर लेते हैं। ये है एक लड़का। ये कौन है? ये कौन है? लड़का। ये जाता है
एक शॉप पे, इसकी आंखें नहीं है, ये जाता है एक शॉप पे, जाके कहता है अल्लाह के रास्ते मैंने चीनी दे दियो, मैं बहुत गरीब है, मेरी अखा नहीं है, मेरे हाथ भी नहीं है। अच्छा खैर, तो इसके पास हैं 200 रुपया जेब में, ये गया दुकान वाले के पास और जाके कहा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार ने उससे पैसे लिए और उसको 1 किलो चीनी पैक करके हवाले कर दी। क्या दो पार्टीज हैं? क्या चीनी बाय करने की ऑफर हुई है? क्या चीनी बेचने की एक्सेप्टेंस हुई है? क्या दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? क्या चीनी बेचना बुरी बात तो नहीं है, हराम तो नहीं है? क्या चीनी जोर जबरदस्ती से बेची जा रही है? नहीं। क्या दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही है? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? मानते हैं इस बात को? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में इस लड़के को चीनी बतौर कंसिडरेशन मिल जाएगी और दुकानदार को क्या मिलेगा? ₹200 बतौर व्हाट? बतौर कंसिडरेशन। तो ये है पूरा खेल कंसिडरेशन का कि एक हाथ दो, दूसरे हाथ कुछ याद करते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए मुझे तीसरा एलिमेंट जो ऐड करना पड़ता है वो कौन सा है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसको क्या पैसे मिले हैं? क्या मिला है? गुड्स। और इसको मनी। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स या सर्विसेज। यही दुकानदार और यही लड़का, एग्जाम्पल थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं। ये गया चीनी लेने के लिए और जाके कहता है कि मुझे चीनी चाहिए। सिनेरियो 1, दुकानदार ने कहा पैसे लाए हो? उसने कहा जी लाया हूं। उसने जेब से पैसे निकाले, दुकानदार ने चीनी पैक की, दोनों ने प्रेजेंट टर्म्स में ये ट्रांजैक्शन कर ली। विद इन 5 मिनट्स ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। विद इन 5 मिनट्स ये प्रेजेंट टर्म्स में ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरा केस, लड़का जाता है चीनी चाहिए मगर पैसे अभी नहीं है, पैसे मैं तुम्हें दूंगा 2 हफ्तों के बाद, खाते में लिख लो। होता है ऐसे। तो दुकानदार ने 200 रुपए की चीनी उसको प्रोवाइड कर दी और अपने पास क्या रिकॉर्ड कर लिया होगा? रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया होगा। रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर लड़का कितना रिकॉर्ड किया होगा? 200 रुपया। क्या दुकानदार को कंसिडरेशन उसी वक्त मिल गई है? कब मिलेगी? तो 2 हफ्तों बाद को क्या मैं फ्यूचर कह सकता हूं? मगर उस लड़के को क्या प्रेजेंट टर्म्स में अपनी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ चीनी मिल गई है? मिल गई। सिनेरियो 3, लड़का गया चीनी चाहिए, उसने कहा कि भाई चीनी अभी मेरे पास नहीं है, पैसे दे जाओ, जैसे ही आएगी मैं भिजवा दूंगा। लड़का मेरा तुम्हें तुम्हारे घर पे डिलीवर कर देगा। क्या दुकानदार को प्रेजेंट टर्म्स में 200 रुपया मिल गया? क्या लड़के को प्रेजेंट टर्म्स में चीनी मिल गई? नहीं। कब मिलेगी? जब आएगी। 2 हफ्तों के बाद जब चीनी उस तक पहुंची तो क्या उस वक्त वो पैसे फिर से देगा? नहीं। उसने अपनी कंसिडरेशन पास्ट में दे दी थी। किसको दी थी? दुकानदार को दे दी थी। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, it can be present and it can be in the form of future.
आप लोगों ने कॉलेज को फ़ी दी है, क्या सारी क्लासें एक ही दफ़ा मिल गई हैं? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डेली बेस पे मिल रही हैं क्लासेस। मगर क्या कॉलेज को सारे पैसे वन गो में मिल गए? लेट सपोज आपने एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट कराई, किस्तें वगैरह नहीं की और आपने पेमेंट कर दी, तो कॉलेज को प्रेजेंट टर्म्स में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले आपने सारे पैसे पे कर दिए, कॉलेज को सारी कंसिडरेशन यकमुश्त मिल गई, ट्रांसफ़र हो गई। मगर आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मिल रही है कंसिडरेशन, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में। कुछ प्रेजेंट में मिलती है, कुछ फ्यूचर में मिलेगी। आज मिल गई इन प्रेजेंट और आगे आपको फ्यूचर में मिलेगी, मगर कल भी तो मिली थी, वो क्या थी? पास्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कौन करता है? हमने इसके ऊपर एक अच्छी खासी बहस की थी शुरू में। कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कौन करता है? ऑफरर। सबसे पहली बात कौन करेगा? ऑफरर। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि कंसिडरेशन ऑफरर की तरफ से आती है? जो लड़का है इसने जाके पहले बात की ना कि मुझे चीनी चाहिए, आप लोगों ने पहले आके बात की थी कि हमें क्लासेस चाहिए। इसका मतलब है कि इनिशिएटर डिसाइड करता है कि मुझे कंसिडरेशन क्या चाहिए, और उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम लोगों ने कहा था एक ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एंड इट कैन बी एब्सटेन या फॉरबियरेंस, करना या रोकना। एक फादर ने कहा कि तुम सिगरेट छोड़ दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, ठीक है? तो ये जो 10,000 रुपये की कंसिडरेशन है, ये क्यों दी जा रही है? सिगरेट छोड़ने की। एक कॉलेज कहता है कि आपने दूसरी जगह पर जाके पढ़ाना नहीं है, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, ना पढ़ाने का देंगे, तो ये कंसिडरेशन मिल रही है। और कुछ करने के लिए मिल रही है? नहीं, कुछ ना करने के लिए मिल रही है। इसी तरह वॉचमैन को आपने सैलरी दी कि तुमने सोना नहीं है, हम तुम्हें उसके बदले क्या देंगे? 20,000 25,000 सैलरी जो भी है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं ना सोने के। तो ये भी क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां तक बातें समझ आती हैं? अच्छा, अब आइए जरा इसके एसेंशियल्स को देखते हैं। कंसिडरेशन कैन बी एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग या एब्सटेनेंस और फॉरबियरेंस। तो ये बात तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कोई नई बात नहीं कर रहा। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ, पुरानी बात। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट या, पुरानी बात हो गई अब। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एक लाइन लिखवा रहा हूं, अगर लिखिएगा, उर्दू में लिखिएगा। लिखें, कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि पार्टीज ही आपस में एक दूसरे को पैसे और सामान दें। उसने कहा था कि आप घर जाएं, मैं आपको अपने लड़के के हाथ चीनी भिजवा रहा हूं, यानी कि वो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसका एजेंट है, उसके हाथ उसने कंसिडरेशन ट्रांसफर करनी है या करवानी है। इसी तरह खुद सोच के बताइएगा, आपने पेमेंट किसको की थी पढ़ने की? कॉलेज को या मुझे? पढ़ा कौन रहा है, कॉलेज या मैं? मगर पेमेंट तो आपने कॉलेज को की हुई है। कॉलेज के लिए आपको कंसिडरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैं। क्यों? बिकॉज आई एम लीगली
बाउंडेड, आई एम लीगली बाउंडेड बाय कॉलेज। तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, वो खुद भी कर सकता है या उसका कोई लीगल वारिस भी कर सकता है, कोई एजेंट भी कर सकता है। आपको माजी में लेके जाता हूँ, वो जैन और दाऊद की कहानी याद है? गाड़ी बेची थी, डेथ हो गई थी, गाड़ी बेची थी और डेथ हो गई थी। डेथ हो गई और एक्सेप्टर को पता नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा था बन गया, मगर अब उस बंदे की तो डेथ हो गई है, प्रोमिसी की तो डेथ हो गई है, अब गाड़ी कौन देगा? लीगल वर्सा। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि वही बंदा दे, दूसरा बंदा भी पे कर सकता। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, रियल टर्म्स में होनी चाहिए। क्या मतलब इस चीज का? रियल हो, जो नजर आए। भाई मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, दिस इज इल्यूजरी, पॉसिबल नहीं है। मैं इस मुर्दे में जान भर दूंगा, इल्यूजरी। मैं कैफ क्वालिफाई कर लूंगा, इल्यूजरी। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, या पैसा हो या गुड या सर्विसेज हो, कोई इल्यूजरी बात ना हो, कोई इलॉजिकल बात ना हो, ठोस बात हो, सर्टन हो और डेफिनेट हो। इसी तरह एक पॉइंट यहां पे नहीं है, आप लोग नोट कर लें, बताता हूं। लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो। कंसिडरेशन होनी चाहिए चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो। फ्री में कुछ नहीं होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। कंसिडरेशन होनी चाहिए चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, लिख लें पहले। लिख लिया? इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप बेच रहे हैं तो उसके पीछे कम से कम कोई पैसा जरूर लें। बिल्कुल आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना। वो पैसे कम हैं या ज्यादा हैं, एडिक्वेसी इसे कहते हैं, एडिक्वेट होना। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कम है या ज्यादा है, ये फैसला कोर्ट करेगी। मगर बिजनेस लॉ या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि देयर शुड बी सम कंसिडरेशन बिहाइंड इट, चाहे वो एक पैसे की ही क्यों ना हो, मगर कंसिडरेशन मौजूद होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर ये इस पॉइंट को जरा समझते हैं एक या दो एग्जांपल्स के साथ। फायर ब्रिगेड का काम क्या होता? आग बुझाना। कोई और काम भी होता है उनका? जब आग बुझाते हैं तो ऑटोमेटिकली जान ही बचा रहे होते हैं। क्या उनका काम ये होता है कि सामान की हिफाजत करना, सामान को बाहर फेंकना, सामान बचा के लेकर आना, आग में से सामान को निकालना उनकी ड्यूटी नहीं है। अगर तो फायर ब्रिगेड आई है और आग लगी हुई है घर में, और जिसके घर में आग लगी हुई है उसके घर को आग से बचा लिया, आग बुझा दी, क्या मिस्टर ए जिसके घर में आग लगी थी वो कोई पैसे पे करेगा फायर ब्रिगेड वालों को? नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो पैसे कहां से लेते हैं? गवर्नमेंट से लेते हैं। दे आर लीगली बाउंड टू डू देयर जॉब। बट अगर वो बंदा कहे कि यार चौथी मंजिल पे मेरा आईफोन पड़ा हुआ है, वो आईफोन बचा के ला दो, तो उस केस में वो फायर ब्रिगेड का बंदा इस काम के लिए लीगली बाउंडेड नहीं है।
तो अगर वो चला जाए, लेट्स सपोज वो चला जाए, तो फिर आपको कोई ना कोई कंपनसेशन उसको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वो काम किया है जिसके लिए वो लीगली बाउंडेड बाय लॉ नहीं है। ये समझ आई? एक और एग्जांपल, आपने कॉलेज को डे 1 पे सारे पैसे पे कर दिए थे, कॉलेज ने मुझे लीगली बाउंड किया हुआ है आपको क्लासेस डिलीवर करने के लिए। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई हर क्लास के लिए अलग से यहाँ पे चंदा जमा करना पड़ेगा, 200 रुपया देंगे तो क्लास में बैठने दूंगा, अदरवाइज बैठने नहीं दूंगा, तो क्या ये चीज़ अच्छी है? नहीं। वाई? बिकॉज आई एम लीगली बाउंडेड। इसी तरह आप लोग खाना खाने गए एक अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वहां पे था एक वेटर, उस वेटर ने आपको बड़ा अच्छा रिसीव किया, आपकी गाड़ी पार्क करवाई, आपको फुल प्रोटोकॉल के साथ अंदर तक लेकर आया, आपको कुर्सी पे बिठाया, आपको मेन्यू सर्व किया, आपसे प्रॉपर बातचीत की, ऑर्डर लिया, गरम गरम खाना लेकर आया, साथ साथ पूछता रहा कि सर कुछ और चाहिए, कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई लस्सी। एंड के ऊपर जब आपने सब कुछ खाना पीना खा लिया, उसने आके आपसे फीडबैक भी ले लिया, आप लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, दैट्स इट, यही होता है। अब बाहर आ रहे थे कि पीछे से आवाज आई, रोको ए, टेबल किसने देनी है? तो आपने पलट कर देखा कि भाई क्या मांग रहा है, व्हाट इज दिस? तो सर टिप चाहिए। अरे कौन सी टिप, कैसी टिप, काहे की टिप? उसने कहा सर वो आपको सर्व किया है, पूरा प्रोटोकॉल दिया है। तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने तो नहीं कहा था। नहीं, जवाब ये होगा कि दैट यू आर लीगली बाउंडेड टू डू दीज थिंग्स, और तुम्हें इसके लिए क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो किसी ऐसे काम के लिए होनी चाहिए जिसके लिए दूसरा बंदा ऑलरेडी बाउंड नहीं है, ऑलरेडी वो बाउंड नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बातें क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 6 में से 4 बातों को जोड़ दें और इसकी डेफिनेशन बन जाएगी तो कितनी अच्छी बात है ना? आइए जोड़ते हैं। When at the desire of, ये पॉइंट आ गया, द promisee और एनी अदर पर्सन, वो येलो वाला पॉइंट आ गया। Who has done से मुराद और abstained, तो to do और not to do, और does और abstain, has done is past, does is present, और promises to do is future या abstain, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Am I clear यहां तक? पक्की बात है? फिर सोच लें, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी यहां तक? पक्का? हमारी क्या हुई? एम ही हुई है। अच्छा, और ये है कि अभी मतलब मैंने आपसे बोला डी के तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, और उसका बताया होगा कि जब मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बाद में आपको देंगे तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किस कंसिडरेशन में है? तो अगर तो दोनों पार्टीज ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं तो इट मीन्स कोई कंसिडरेशन नहीं है, इट मीन्स कि वो एक सिर्फ प्रॉमिस तक महदूद है, वो एग्रीमेंट नहीं बना। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बन गया, और वो जिस तरह की डील आप बात कर रहे हो ना, वो फिर एक सोशल डील होगी, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर पैसा या गुड्स या सर्विसेज होते हैं, उसके बिना तो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हम लोग कर ही नहीं सकते, तो वो सिर्फ प्रॉमिस तक महदूद रहेगी, एक समाजी सोशल प्रॉमिस तक रहेगी, उससे ऊपर उसी वक्त जा सकती है जब उसमें कंसिडरेशन ऐड हो। हाँ, बार्टर में आपसे मैंने क्या कहा, गुड्स या सर्विसेज, जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, आप गुड्स के बदले गुड्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। याद है? क्लियर है? भाई ने बार्टर बोल के ना इकोनॉमिक्स की याद था अगर अभी। अच्छा जी,
वो सवाल याद है 5% नहीं 10% या 15%, हैफनियम वाला सवाल जो अभी हम लोगों ने परसों किया है, जो रिसेंट आया है कि प्राइस 10% होगी या 15% डिस्काउंट मिलेगी, वो हम बाद में जाके तय कर लेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे कंसिडरेशन वाला एलिमेंट गायब था। कंसिडरेशन 90% हो या 85% हो, वो चीज़ उसने ऑथेंटिकेट या सर्टेन डेफिनेट नहीं की थी। अच्छा, आज का हमारा आखिरी टॉपिक दैट इज एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट्स, नॉर्मल जो रूल है ना, ये सुनिएगा गौर से। नॉर्मल रूल ये कहता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। मगर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें कंसिडरेशन अगर वन साइडेड है तो वो अलाउ है, वो अलाउ है। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें कंसिडरेशन अगर वन साइडेड है तो वो अलाउ है। वो क्या है? वो अलाउ है। तो ये 4 उसकी एक्सेप्शंस हैं जिसमें कंसिडरेशन 2 वे मूव नहीं करेगी, सिर्फ 1 वे मूव करेगी, यूनिलैटरल मूव करेगी, बायलैटरल मूव नहीं करेगी। शुरू करें। भूल जाए सामने क्या लिखा हुआ। रिसेंट बर्थडे किसकी गुजरी है? रिसेंट करीब करीब में बर्थडे किसकी गुजरी है? करीब करीब किसकी बर्थडे गुजरी है? जनवरी में गुजरी है। जनवरी में आपकी बर्थडे गुजरी तो गिफ्ट्स वगैरह आए थे? कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो कि आपको तोहफा तहफ़ देता हो। ये एग्जाम्पल मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वाले में। तो जनवरी में कोई गिफ्ट नहीं आया, आया था क्या? आया था शर्ट, एक आइप को मिली। तो क्या इस शर्ट के बदले आपने कुछ इन रिटर्न दिया? पापा को कहा कि इस शर्ट के बदले ये पैसे रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। जो दुआ इल्यूजरी में आती है। फेंक दी शर्ट? हाँ, पसंद ही नहीं आई। केक दिया था, वो तो केक आपने सबको दिया ना, तो आपने खास तो नहीं दिया उनको। इस शर्ट के बदले कोई ट्रांजैक्शन की आपने पप्पो के साथ? नहीं की। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है आप उसके बदले दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं देते। चले इसी मिसाल को यूज करते हैं। आप बहुत अमीर हैं, आपके पास प्लॉट ही प्लॉट है। एक दिन आपको ख्वाब आया कि इंसान ने मरना भी तो होता। और फिर याद आया कि मैंने अभी तक नेकियां कमाई कितनी हैं। उसको देखते हुए आपने कहा मैं अपना एक प्लॉट मस्जिद के नाम करती हूँ। माशाअल्लाह, एक प्लॉट मस्जिद के नाम करती हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने डोनेशन की है अपने एक प्लॉट की मस्जिद को? इसको डोनेशन ही कहेंगे ना, क्योंकि डोनेशन में आपको इन रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिलता। तो जो डोनेट कर रहा है उसका नाम क्या होगा? डोनर। डोनर। और जिसको डोनेशन दी जा रही है उसका नाम क्या होगा? डोनर का डोनी। डोनी। डोनर का होता है धोनी नहीं, डोनर का होता है क्या? डोनी। तो आपने अपना प्लॉट इस मस्जिद को डोनेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट जो कि दूसरे को ट्रांसफर हो चुका है, मगर क्या इन रिटर्न मस्जिद ने कुछ आपको दिया? नहीं दिया। इसे क्या कहते हैं? कंप्लीटेड
कंप्लीटेड गिफ्ट। इस केस में कंसिडरेशन वन साइड मूव कर रही है, टू साइडेड मूव नहीं कर रही है, ये अलाउ है। ये क्या है हंजरा भाई, ये अलाउ है। कुछ शर्त भी है। शर्त ये है कि अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो आपको ये रिटर्न फॉर्म में करना पड़ेगा और ड्यूली रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न भी हो और ड्यूली लॉ में इसको आपने रजिस्टर भी करवाना है। ओरल नहीं करना कि आज ख्वाब आया तो वादा कर लिया, नेक्स्ट डे ख्वाब आया कि मैं जन्नत में हूं, अपना वादा वापस फेंक लिया। तो ये नहीं करना। अगर आपने कोई चीज ट्रांसफर करनी है, डोनेट करनी है, तो फिर आपको प्रॉपर से रिटर्न फॉर्म में करनी पड़ेगी और उसको लॉ में ड्यूली रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं क्या, कंप्लीटेड गिफ्ट। ये बात समझ आई, ये बात क्लियर है। कंप्लीटेड गिफ्ट, इसमें कंसिडरेशन सिंगल साइड चली है, इन रिटर्न कुछ भी आपको नहीं मिला। ये क्लियर है। अब आपकी मिसाल पे आते हैं। फादर से क्या क्या मिला था आपको, बाइक। क्यों मिली थी, सालगिरह पे मिली थी। इनको इनके फादर से बाइक मिली क्योंकि इनके और इनके फादर के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था पीछे, या एक प्रॉमिस हुआ था पीछे। प्रॉमिस ये था कि बेटा अगर तुम पीआरसी क्वालिफाई कर लोगे ना तो मैं तुम्हें CD 70 लेकर दूंगा। मगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, मस्जिद के साथ। इनका हुआ है इनके घर में। ये दोनों में फर्क है। आपका हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मगर आपके केस में वो फैमिली मेंबर्स तो नहीं है। आपका हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर की एक पार्टी के साथ इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, मगर आपका हुआ है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा, अगर आपको डर हो कि अब्बू जी मुकर जाएंगे तो आप क्या करोगे, लिखवा लेंगे। और जब लिखवाने के लिए जाओगे तो अब्बू जी क्या करेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक टांग मार के घर से बाहर निकाल के लिखे आएंगे कि ये इसको मैं आग करता हूं, ये अब हम में से नहीं। मगर ये कानून किसका है, अंग्रेजों का। और वहां पर जो ट्रस्ट है वो हमें पता है। वो कहते हैं कि अगर आपके घर वालों के साथ भी कोई रिश्ता होने जा रहा है, कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, या कोई ऐसी चीज हो कि आपको मिलनी है, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करता है उनके बीच में, तो वो चीज आपको लिखवा लेनी चाहिए। ना सिर्फ लिखवाओ बल्कि उसको लॉ में रजिस्टर भी करवा लो। गिफ्ट क्या है, विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स। ये कब माना जाएगा, जब ये इन राइटिंग हो और ड्यूली रजिस्टर्ड हो। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या है, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अंडर लॉ रजिस्टर हुआ हो, ऑन अकाउंट ऑफ लव या अफेक्शन हुआ हो, एंड पार्टीज शुड बी इन अ नियर रिलेशन। आपके केस में दो पार्टीज नियर रिलेशन में नहीं थी, उनके केस में है। ये दोनों को मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं बार बार, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल ऐसा आ जाता है जिसका आंसर आप दोनों से दे सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, इसमें पार्टीज करीब की नहीं है, इसमें पार्टीज करीब की है। ये भी इन राइटिंग होना चाहिए और ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ये भी इन राइटिंग एंड ड्यूली। ये दोनों बातें क्लियर है। अलाउ है ना, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड होते हैं, मगर ये एक्सेप्शंस हैं उसके। वो तो एक प्रॉमिस है, वो एक जस्ट एक प्रॉमिस हुआ, मगर ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, वो कमर्शियल नहीं थी।
वो कमर्शियल नहीं थी, वो एक घरेलू ट्रांजैक्शन थी। जिस मस्जिद को क्या कहते हैं हमने मतलब रेंट किया है, वो मतलब उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और एक सेक्शन क्रिएट हो गया, लाइक काफी टाइम से। नहीं 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 नहीं, पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन, पार्टीज के दरमियान एक रिश्ता है, नियर रिलेशन है, तो वो नॉर्मली फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, फादर मदर सिबलिंग्स, बाप बेटी, माँ बेटा, ये वाला होता है रिलेशनशिप। दो बातें हमारी रह गई हैं। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सुनिएगा गौर से। क्या क्या वो, कोई बात नहीं, आज क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वही वेटर जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे। लेट्स सपोज उस वेटर ने आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम किया, आप पे इसने इतनी जान लगाई जो हर नॉर्मल वेटर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसने बहुत एफर्ट्स की, आपके जूते तक उसने उठा के आपको दे दिए। या वो फायर ब्रिगेड का बंदा जिसने आपका मोबाइल बचाया था, मगर उसने शर्म के मारे आपसे पैसे डिमांड नहीं किए। नेक्स्ट डे आप उठे, आप बड़ा अंदर से ना वो बुरा सा फील कर रहे थे कि यार ये गलत हो गया, मुझे उसको पैसे दे देने चाहिए थे, उसने मेरा इतना साथ दिया। तो नेक्स्ट डे आप उसके पास पहुंच गए और आपने जाके उससे कहा कि भाई तुमने लास्ट डे मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया था, उस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं थे, अब हैं, तो अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। या इनाम दे दिया, या प्रॉमिस कर लें कि इन फ्यूचर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये कहलाता है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, मगर वो क्या होनी चाहिए, वॉलंटरी, लीगली बाउंडेड नहीं होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि इससे जो पीछे दो पड़े हैं ना, इनमें दो बातें कॉमन थी, रिटर्न हो और ड्यूली, ये बातें इसमें से मिसिंग है। इसमें उसने वर्ड यूज किया सिर्फ प्रॉमिस का, और हमें पता है कि प्रॉमिस कैन बी एक्सप्रेस एंड इट कैन बी इम्प्लाइड, और एक्सप्रेस के अंदर भी दो बातें हैं, रिटन और ओरल। तो ये ओरल हो सकता है, मगर ये दो ओरल नहीं हो सकते। ये वाला प्रॉमिस ओरल हो सकता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ये बन जाएगा उस वक्त, मगर इस केस में ये नहीं है। आखिरी बात, टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट। फ्रूट मंडी में आप लोग गए सामान लेने के लिए, बल्कि आप लोग नहीं गए, एक बर्गर बच्चे को बेचते हैं। एक बर्गर बच्चा जाता है फ्रूट स्टॉल से फ्रूट्स परचेज करने के लिए, उसको एक रेडी मिलती है, उस रेडी के ऊपर तमाम फ्रूट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। जाके कहता है ब्रो हाउ मच, हाउ मच। उसने कहा साहब जी इतने का, इतने का, इतने का, इतने का, ऑल पैक कर दो, ऑल पैक कर दो। सारे पैक करा लिए भाई ने। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? भाई ने सारे पैक करा लिया। जब पेमेंट की बारी आई तो कहता है डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? कार्ड्स, कार्ड्स, मशीन है तुम्हारे पास? उसने कहा पागल हो गया, एक रेडी वाले के पास मशीन होगी? नहीं होगी। उसने कहा नो कार्ड, ओनली नकद, कैश। उसने कहा नो कैश, नो कैश, कार्ड, कार्ड, चेक चलेगा? उसने कहा चेक चल सकता है। रेडी वाले ने चेक ले लिया, उसने चेक काटा, साइन किए, अमाउंट लिखी, चेक बना के दे दिया। अच्छा, रेडी वाले के पास जितना भी सामान था वो बिक चुका, उसकी रेडी खाली है। वो बड़ा खुश हुआ कि फर्स्ट दिन उसकी लाइफ का जिसमें उसकी सारी रेडी एक ही गो में बिक गई है, और पैसे भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आए हैं,
कैश नहीं आया, बैंकिंग चैनल्स यूज़ हुए हैं। वो इसी खुशी में घर चला गया, जाके अपनी बीवी बच्चों को बताया कि आज से हमारा बिजनेस बैंकिंग ट्रेड्स भी किया करेगा, आज से हम लोग चेक के ऊपर ट्रांजैक्शंस किया करेंगे। खैर उसके लिए तो एक खुशी का माहौल था, तो उसकी बीवी बच्ची ने कहा कि ऐसा करें, इसको ना फ्रेम करा लें इस चेक को एज अ यादगार, और ने फ्रेम कराता। अब हमें पता है कि चेक की एक लाइफ होती है, कितनी होती है? 6 मंथ्स। 8 महीने के बाद उसको एहसास हुआ कि पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, पैसे थे कोई नहीं। फिर याद आया कि वो एक चेक हम लोगों ने फ्रेम करवाया था, वो फ्रेम तोड़ा, चेक निकाला, बैंक पहुंच गए। 8 महीने के बाद बैंक वाले को जाके कहा कि सर जी वो चेक कैश कर दें। उसने चेक देखा, उस बंदे को देखा, फिर चेक देखा, फिर उस बंदे को देखा। उन्होंने कहा ये चेक कैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टाइम बार्ड हो गया, ये चेक टाइम बार्ड हो चुका, तो अब ये कैश होने के काबिल नहीं है, अनलेस कि जिसने ये चेक बनाया है वो इन राइटिंग अपने साइन करे, डेट नहीं डाले, या पुराना चेक फाड़ के नया चेक उसको निकाल के दे दे। अब ये फल वाला बहुत परेशान, उसके तो पैसे गए, तो परेशानी में ये वापस जा रहा था, तो उसको वही आवाज़ मिली, ब्रो ब्रो फ्रूट्स फ्रूट्स। पलटा, नहीं होता, वो पलटा कि ये आवाज़ तो मैंने कि सुनी भी लग रही है ना। वो उसके पास पहुंच गया कि आपको याद है आप मेरे पास 8 महीने पहले आए थे, आपने ये बाय किया था, वो बाय किया था, ये चेक था, मैंने कैश नहीं कराया, खुदा के वास्ते मुझे इसको कैश करवाने दो। उसने कहा ब्रो नो वरी। उसने दोबारा से उस चेक को ठीक कर दिया, या ठीक कर दिया या नया चेक इशू कर दिया। सवाल आपसे ये है कि उस बंदे को नया चेक इशू करने पे कोई फल मजीद मिले? नहीं। इसे कहते हैं टाइम बार्ड डेट। A promise to pay time barred debt is enforceable if it is made in signed by the debtor, और ये किसी ऐसे डेट का हो जो कि पहले इन्फोर्स ना हुआ हो बिकॉज ऑफ एनी लॉ ऑफ लिमिटेशन। और चेक के केस में लिमिटेशन लॉ ये कहता है कि आप उसको 6 माह तक रखें, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड हो जाएगा। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं जो कि आई के आपको इंतहा की पसंद है। इसमें से उसने क्रैमिंग भी टेस्ट की हुई है बहुत दफ़ा, इसी में से उसने लॉजिकल सवाल भी पूछे हैं बहुत दफ़ा। तो नोट कर लें, कंसिडरेशन के ये एसेंशियल्स और ये एक्सेप्शंस, ये भाई साहब को अन्यवा पसंद है। एंड विद दैट हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे एक दफ़ा नोट्स दिखाइएगा, मैं आपको बता दूं कि आपने याद कहाँ से कितना करना है। आप लोग आएंगे पेज 16 पे। मैंने क्या कहा था? एक समय से ऊपर नहीं जाएंगे, तो जस्ट 1 पेज है, मगर हर लाइन में कोई ना कोई पॉइंट छुपा होगा। और 25 से लेके 43 तक, 25 से सवाल नंबर 25 से सवाल नंबर 43 तक ये आप लोगों ने देख कर आना है। हो जाएगा इतना सा काम? पक्की बात है? अल्लाह दे वाले।